लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम स्टार्ट किया था और उसमें आपको एक दो प्रॉब्लम्स करवाई थी। आपको बताया था कि अगर वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं दी है तो आप पहले वेलोसिटी को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालते थे अगर वी रिलेटिव दिया है, और फिर हम लोग मोमेंटम को कंजर्व कराते थे। ठीक है, तो कुछ और प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे आज, और आगे जो प्रॉब्लम्स होगी उसमें एनर्जी कंजर्वेशन भी इन्वॉल्व रहेगा। तो एक प्रॉब्लम ये है कि ये कार्ट है एक, और ये ऑलरेडी किसी स्पीड से कार्ट मूव कर रही है, मान लो v नॉट की स्पीड। इस पे एक मैन है जिसका मास स्मॉल m का है, कार्ट का मास कैपिटल M का है। ठीक है, अब मैन इस कार्ट से जंप करता है और आपको दिया है कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दिया होता तो अच्छी बात होती, लेकिन आपको अक्सर जो स्पीड दी होगी वो v रिलेटिव दी रहती है। ठीक है, मतलब वो कार्ट के रेस्पेक्ट में जंप करता है। तो क्वेश्चन ये है, इफ मैन jumps off the cart with relative speed of v relative, then find the final speed of cart। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम जब कार्ट से वो मैन जंप करेगा तो मान लेते हैं कि जंप करने के बाद कार्ट की स्पीड v1 की हो गई है और मैन जो जंप कर रहा है वो v रिलेटिव दिया है। ठीक है, लेकिन हम इसकी स्पीड किसके रेस्पेक्ट में लिखेंगे? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिखेंगे। तो अगर ये v रिलेटिव से जंप कर रहा है तो v रिलेटिव तो कार्ट के रेस्पेक्ट में है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम क्या कहेंगे कि यही मैन, अगर हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड लिखते, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखते, तो आपको पता है कि अगर दोनों वेलोसिटीज अपोजिट होती हैं तो सबट्रैक्ट करना पड़ता है, और ये कहा जा सकता है कि मैन लेफ्ट की तरफ जो जंप करेगा वो ग्राउंड से देखने पर v रिलेटिव माइनस v1 से, ठीक है, v रिलेटिव माइनस v1 से जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि कार्ट की स्पीड अगर v1 हो गई है तो मैन की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड v रिलेटिव माइनस v1 हो गई। अब ऐसा अगर हमने देख लिया तो अब हम मोमेंटम कंजर्वेशन में ग्राउंड वाला ही पार्ट कंसीडर करेंगे, वी रिलेटिव वाला पार्ट अब यूज नहीं करना है, ये वेलोसिटी यूज करनी। तो स्टार्टिंग में अगर हम मोमेंटम की बात करें तो पहले मैन इस कार्ट के ऊपर था, ठीक है, अभी जंप नहीं किया है, तो स्टार्टिंग में मैन और कार्ट दोनों के दोनों राइट डायरेक्शन में वी नॉट की स्पीड से जा रहे हैं। तो इनिशियल मोमेंटम हम कितना लिख सकते हैं? स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू वी नॉट। क्यों लिखा गया? क्योंकि मैन और कार्ट दोनों का कंबाइंड मास m प्लस कैपिटल M है और दोनों वी नॉट से राइट में जा रहे हैं, तो इनिशियल मोमेंटम इतना हो गया। फाइनली जब ये दोनों अलग हो गए तो कार्ट का मोमेंटम अलग होगा, इसका मास कैपिटल M का है, मैन का मोमेंटम अलग होगा, इसका मास इतना है। मैन क्योंकि लेफ्ट में जा रहा है तो इसका मोमेंटम नेगेटिव लिखेंगे, माइनस m, कितनी वेलोसिटी है? v रिलेटिव माइनस v1, और कार्ट क्योंकि राइट में जा रही है और इसकी वेलोसिटी ग्राउंड के ही रेस्पेक्ट में है जो हमें निकालनी है, और राइट में मोमेंटम पॉजिटिव होता है तो m इंटू v1। यहाँ से आ जाएगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू वी नॉट इज इक्वल टू माइनस m इंटू वी रिलेटिव प्लस एम वी वन प्लस कैपिटल M v1। यही v1 निकालना है तो उसको लेफ्ट में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू वी नॉट, ये इधर आ जाएगा तो प्लस m इंटू वी रिलेटिव डिवाइडेड बाई, यहाँ से v1 को कॉमन ले लेंगे तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M इज इक्वल टू v1। ये कार्ट की फाइनल वेलोसिटी कही जाएगी जब मैन कार्ट से जंप कर गया। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट जो हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करेंगे उसमें एनर्जी भी इन्वॉल्व होगी, और वो क्वेश्चन कैसा आता है मान लेते हैं कि आपको ये दिया है कि एक इस तरीके का एक ब्लॉक है, जो कि ग्राउंड में रखा हुआ है, कहीं कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं होगा, फ्रिक्शन के आते ही
एक्सटर्नल फोर्स लगने लगेगा और मोमेंटम कंजर्व नहीं करा सकते। तो इसका मास कैपिटल एम का है। यहाँ पर एक बॉल है, यहाँ ब्लॉक हो सकता है, इसका मास स्मॉल एम का है। सब कुछ स्टार्टिंग में रेस्ट में था, फिर जब ये बॉल नीचे गिरने लगेगी तो ये मास लेफ्ट में जाने लगेगा। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द स्पीड ऑफ ब्लॉक as mass small m just leaves the contact of block। ठीक है, हाइट आपको दी है यहां तक की, ये हाइट आपको दी हुई है h के बराबर। तो फाइनल डायग्राम बनाते हैं जब ये बॉल स्लाइड करते हुई नीचे आती है इसके ऊपर और फिर इसकी सरफेस से बाहर निकलती है। मान लेते हैं कि जब ये बॉल बाहर निकल रही है कांटेक्ट लूज करने के बाद, तो इसकी स्पीड v1 की है और इस समय ये वाला ब्लॉक v2 की स्पीड से जा रहा है। सारी वेलोसिटीज ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है इस समय, ठीक है, क्योंकि ना तो हमको v1 पता था ना v2 पता था, हमको ऑलरेडी कुछ नहीं पता है, तो हमने दोनों की स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मान ली। अब अगर हम मोमेंटम कंजर्वेशन यहां लगाते हैं तो मोमेंटम कंजर्वेशन में स्टार्टिंग में आप ये कह सकते हैं कि सब कुछ रेस्ट में था, तो किसी के पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो मोमेंटम जीरो था। फाइनली ये स्मॉल m की बॉल v1 से राइट में जा रही है, कैपिटल M का ब्लॉक v2 से लेफ्ट में जा रहा है, लेफ्ट को नेगेटिव लेंगे तो इसका मोमेंटम हो जाएगा mv1 और इसका हो जाएगा माइनस mv2। तो यहां से एक रिलेशन मिल जाएगा mv1 इज इक्वल टू कैपिटल mv2, ये फर्स्ट इक्वेशन। लेकिन इससे हमें आंसर नहीं मिल पाएगा क्योंकि ना तो हमको v1 पता है ना हमको v2 पता है। तो अब दूसरा पार्ट हमें एक और इक्वेशन चाहिए होगी और वो एनर्जी कंजर्वेशन की चाहिए होगी, क्योंकि कहीं पर कोई फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं है, तो हमें पता है कि हम एनर्जी कंजर्व करवा सकते हैं ऐसे सारे केसेस में जहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ने कोई वर्क डन नहीं किया है और ना ही कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क डन किया है। तो दूसरा जो इक्वेशन बनेगी वो एनर्जी कंजर्वेशन से बनेगी। आपको पता है कि जब ये मास नीचे आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है और जो पोटेंशियल एनर्जी घटी है वो कहां चली गई है? वो पोटेंशियल एनर्जी जो घटी है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी में चली गई है। कई बार आप गलती ये करते हैं कि आपने कहा कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस है वो सिर्फ इसकी काइनेटिक एनर्जी में कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी का लॉस दोनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में यूज हुआ है। तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस हुआ है? तो अगर वो h की हाइट नीचे आया है तो mgh की पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी? हाफ m v1 स्क्वायर और उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ कैपिटल m v2 स्क्वायर। दोनों पॉजिटिव हैं। काइनेटिक एनर्जी की स्केलर क्वांटिटी है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो चाहे वो लेफ्ट में जाए या राइट में जाए दोनों काइनेटिक एनर्जी आप हमेशा पॉजिटिव लिखेंगे। और ये दूसरी इक्वेशन हो गई। क्योंकि हमको फाइनली इस ब्लॉक की स्पीड निकालनी है v2, तो v1 हटाना पड़ेगा। तो v1 की वैल्यू जो है ये पहली इक्वेशन से कैपिटल m v2 बाई स्मॉल m आ जाएगी और इसको पुट करेंगे हम सेकंड इक्वेशन, ठीक। तो ये बन जाएगा mgh इज इक्वल टू हाफ m v1 स्क्वायर मतलब कैपिटल M स्क्वायर बाई स्मॉल m स्क्वायर इंटू v2 स्क्वायर प्लस हाफ टाइम कैपिटल M इंटू v2 स्क्वायर। यहाँ से v2 को कॉमन ले सकते हैं, बाकी सबको लेफ्ट में भेज देंगे तो v2 की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ, यहाँ से 2 इधर चला जाएगा तो ये मिल जाएगा 2mgh डिवाइडेड बाई, यहाँ से एक m नीचे बचेगा तो m स्क्वायर बाई कैपिटल M यहाँ बचेगा, m स्क्वायर बाई कैपिटल M प्लस यहाँ पे कितना बच जाएगा? यहाँ कैपिटल M बच जाएगा, ठीक है। ये फाइनल आंसर हो सकता है या इसको थोड़ा फर्दर आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट आंसर कहाँ से निकला? यहाँ से v2 को कॉमन ले लिया, बाकी सबको नीचे भेज दिया, तो यहाँ पर हमको ये फाइनल आंसर मिलता है।
ठीक है, तो यहां पर हमने ये सीखा कि मोमेंटम भी कंजर्व हो रहा है और साथ ही साथ एनर्जी भी कंजर्व हो रही है। ठीक है, एक और प्रॉब्लम देखते हैं इसके ऊपर। इस प्रॉब्लम में क्या है कि इसका ठीक उल्टा है। ये इस तरीके का एक ब्लॉक है, अगेन जो फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, इसका मास कैपिटल है। स्टार्टिंग में इसकी कोई स्पीड नहीं थी, लेकिन फिर हम इसके ऊपर एक छोटा ब्लॉक रखते हैं और सिर्फ इस छोटे ब्लॉक को स्पीड दे देते हैं। मान लो u की स्पीड दे दी हमने। ठीक है, जब इसको स्पीड देंगे तो ये छोटा वाला ब्लॉक इसके ऊपर चढ़ना स्टार्ट करेगा, लेकिन जैसे जैसे चढ़ना स्टार्ट करेगा बड़ा वाला ब्लॉक भी आगे की तरफ बढ़ने लगेगा। रीजन क्या है? क्योंकि जब ये इसके ऊपर चढ़ेगा तो आप कह सकते हो कि ये कहीं पर भी होगा, तो ये जो छोटा ब्लॉक है ये बड़े ब्लॉक के ऊपर, बड़े ब्लॉक का मास कैपिटल M है, तो इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। ये नॉर्मल रिएक्शन छोटे ब्लॉक ने बड़े ब्लॉक पे लगाया, बड़े ब्लॉक ने भी छोटे ब्लॉक पे लगाया है, वो अलग बात है, उसको हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हमारा डिस्कशन का पॉइंट है कि बड़ा वाला ब्लॉक क्यों चला। तो छोटे ब्लॉक ने बड़े ब्लॉक के ऊपर जो N लगाया, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा और ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा जिसके कारण बड़ा वाला ब्लॉक भी चलने लगेगा। ठीक, तो बड़ा वाला ब्लॉक भी चलने लगेगा, छोटा वाला ब्लॉक इसकी सरफेस में ऊपर की तरफ राइज करेगा। क्वेश्चन ये है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट टू विच small m will rise on the surface of capital M। मतलब ये छोटा ब्लॉक जो ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ऊपर राइज करता जाएगा, कहीं ना कहीं वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, रुकेगा और फिर वापस नीचे आ जाएगा। तो हमसे पूछा है कि ये मैक्सिमम हाइट कितनी राइज करेगा। तो एक बात तो क्लियर है कि ये ब्लॉक इसकी सरफेस पे जब चढ़ना स्टार्ट करेगा तो ये तब तक चढ़ता रहेगा जब तक इसके पास ऊपर चढ़ने की एक स्पीड है। तो मान लो मैं कुछ देर के बाद की सिचुएशन देखता हूं, जब ये ब्लॉक यहां पहुंच गया, अगर इस ब्लॉक के पास स्पीड होगी तो ये ऊपर चढ़ता जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि इसके ऊपर चढ़ने वाली जो स्पीड होगी वो 0 हो जाएगी। तो ऊपर चढ़ने की स्पीड 0 हो गई और उस समय ये बड़ा वाला ब्लॉक किसी वेलोसिटी v से चल रहा है, मान लेते हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या ये छोटा वाला ब्लॉक की वेलोसिटी 0 है, तो आप 0 नहीं कहोगे, क्योंकि आप मोमेंटम कंजर्व कराते हो ग्राउंड से देख के। तो आप ये कहो ग्राउंड से देख के, क्योंकि सारी वेलोसिटीज ग्राउंड के रेस्पेक्ट पे हम निकालते हैं। तो अगर ग्राउंड से देख रहे होगे तो ये वाला ब्लॉक ऊपर चढ़ता गया रुका। जब ये रुका हुआ है तो एक्चुअली इसकी सरफेस पे रुका हुआ है, लेकिन क्या ये सरफेस खुद रुकी हुई है? नहीं, ये बड़ा वाला ब्लॉक चल रहा है तो छोटा वाला ब्लॉक भी उसके साथ उसी वेलोसिटी से चल रहा है। जैसा अगर मैं आपसे कहूं कि आप ट्रेन के अंदर बैठे हैं तो क्या आपकी वेलोसिटी 0 है? नहीं, अगर ट्रेन चल रही है जिस वेलोसिटी से, तो ग्राउंड वाला आपकी वेलोसिटी वही बताएगा। अब तो वही इस ब्लॉक के साथ भी है कि ये ब्लॉक ऊपर चढ़ा और रुक गया इसकी सरफेस में, लेकिन ये सरफेस और ब्लॉक सब आगे बढ़ रहे हैं v से, तो इसकी वेलोसिटी भी आप अगर देखेंगे तो इसकी वेलोसिटी भी यही v के बराबर आपको दिखेगी। और अब ये इसकी वो मैक्सिमम हाइट है जितनी हाइट इसने राइज करी। तो हमको यही पता करना है कि इसने कितनी हाइट राइज करी। ठीक, तो पहली इक्वेशन अगेन मोमेंटम कंजर्वेशन की हम बनाएंगे। मोमेंटम कंजर्वेशन में हम ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में ये छोटा वाला ब्लॉक खाली चल रहा था, इसका मास स्मॉल m का है, तो स्टार्टिंग में सिर्फ छोटे वाले ब्लॉक का मोमेंटम था mu और किसी का मोमेंटम नहीं था, बड़ा ब्लॉक रुका था। और फाइनली जब ये चढ़ता हुआ यहां तक पहुंचा और रुका, तो रुका इसकी सरफेस में, लेकिन ग्राउंड से देखने पर ये चलता हुआ दिख रहा है। तो स्मॉल m भी चल रहा है उस समय, कैपिटल M भी चल रहा है, दोनों v से चल रहे हैं, तो दोनों का टोटल मोमेंटम स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू v हो जाएगा। यहां से आप कह सकते हैं कि जो v की वैल्यू होगी ये mu अपॉन m प्लस कैपिटल M, ये मोमेंटम कंजर्वेशन। यहाँ पे हाइट का कोई टर्म नहीं आया है, लेकिन निकालने को कहा है हाइट, और जहां भी हाइट होती है ऑब्वियसली वहां पे पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी कंजर्वेशन इन्वॉल्व रहेगा। तो दूसरी इक्वेशन हम जो लिखेंगे वो होगी
एनर्जी कंजर्वेशन की। पिछले केस में ब्लॉक नीचे गिर रहा था तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस था, लेकिन इस केस में ब्लॉक ऊपर चढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी का गेन है। तो ब्लॉक यहां से स्टार्ट करके यहां तक गया तो कितना हाइट गया, h, तो पोटेंशियल एनर्जी इतने से बढ़ गई, mgs से बढ़ गई। लेकिन ये जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है ये ऑब्वियसली किसी ना किसी की काइनेटिक एनर्जी के लॉस से आई होगी। तो काइनेटिक एनर्जी घटी है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी घटी है, पहले की काइनेटिक एनर्जी माइनस बाद की काइनेटिक एनर्जी। पहले की काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, खाली m का ब्लॉक चल रहा था तो ये हाफ mu स्क्वायर था, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई, माइनस काइनेटिक एनर्जी का लॉस हमें देखना है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल। और फाइनली आप देख सकते हैं कि स्मॉल m और कैपिटल M दोनों के दोनों v की स्पीड से चल रहे हैं। तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M का कंबाइंड मास हाफ इंटू कंबाइंड मास इंटू v स्क्वायर, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। यहां से हमें कैलकुलेट करके h निकालना है तो v को उठा के हम यहां पुट कर देंगे तो हम h निकल जाएगा। तो हम यहां पे पुट कर सकते हैं और लिख सकते हैं mgh इज इक्वल टू हाफ mu स्क्वायर माइनस हाफ स्मॉल m प्लस कैपिटल M, v स्क्वायर की वैल्यू है m स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर। तो ये एक कैंसिल हो जाएगा तो यहां मिलेगा mgh इज इक्वल टू हाफ, को कॉमन ले लो तुम चाहो तो, m भी कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, u स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट बचेगा 1 माइनस एक m निकल चुका है तो एक m बच जाएगा और नीचे बचेगा स्मॉल m प्लस कैपिटल। ठीक है, तो अगर एलसीएम लेते हैं तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M में से स्मॉल m माइनस हो जाएगा तो हम यहां लिख देंगे हाफ mu स्क्वायर, यहां बचेगा कैपिटल M अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल। निकालना क्या है, h निकालना है, ये मास आप देख सकते हैं कैंसिल हो गया है, h निकालना है तो h को यहां रख के बाकी सबको उधर भेज देंगे तो u स्क्वायर बाई 2g टाइम्स कैपिटल M अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चंस ऐसे किए जिसमें मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन दोनों इन्वॉल्व होता है, तब भी हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। ये प्रॉब्लम नीट में आ चुकी है पहले भी। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है कि एक स्ट्रिंग से एक सैंड बैग हैंग कर दिया गया है। ठीक है, जेई में भी आई थी और नीट में भी आई थी, दोनों में कॉन्सेप्ट वही है बट अलग अलग तरीके से पूछा गया था। इसके अंदर मान लो सैंड भरी हुई है, और एक बुलेट है जो यहां से आती है, इसकी स्पीड u है, मास स्मॉल है, इसका मास कैपिटल। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि इफ बुलेट स्ट्राइक्स द sandbag and comes to rest inside it, then find the height to which सिस्टम विल राइज। ठीक है, तो जब ये बुलेट इससे स्ट्राइक करेगी और इसके अंदर आ जाएगी, तो ये दोनों जब इसके अंदर आ जाएंगे, बुलेट इसके अंदर आ गई तो फिर इन दोनों के पास एक कंबाइंड वेलोसिटी आ जाएगी। बुलेट इसके अंदर आके रेस्ट में आ गई है विद रिस्पेक्ट टू सैंडबैग, लेकिन क्योंकि एक फोर्स लगेगा, एक इंपल्स लगेगा, इस कारण ये दोनों राइज करना स्टार्ट करेंगे और एक पार्टिकुलर हाइट तक पहुंचेंगे दोनों कंबाइंडली, और इनकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो पूछा गया है कि कितनी हाइट तक राइज करते हैं। तो ये प्रॉब्लम एक्चुअली दो पार्ट से बनी हुई है। एक पार्ट है कि हम मोमेंटम को कंजर्व करवा कर इसकी v निकाल लें, फिर एनर्जी को कंजर्व करवा के इसकी हाइट निकाल लें। ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में सिर्फ बुलेट का मास था, वेलोसिटी थी, तो इनिशियल मोमेंटम mu था, और सैंडबैग इनिशियली रेस्ट में था, उसका कोई मोमेंटम नहीं था।
बाद में बुलेट और सैंड बैग दोनों मिलके v की स्पीड से अगर जाते हैं, स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू वी से, यहाँ से v आ जाएगा mu अपॉन m प्लस कैपिटल। ठीक, अब एक बार v आ गया तो ये क्वेश्चन तो आप सर्कुलर मोशन का समझ सकते हैं कि ये कितनी हाइट तक जा रहा है, या वर्क ऑफ एनर्जी का समझ सकते हैं। तो ये कितनी हाइट गया है ये अगर निकालना है तो हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। हम ये कहेंगे कि जब ये ऊपर जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी का गेन हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का कितना गेन हो गया? तो पोटेंशियल एनर्जी का गेन हो गया स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी इंटू एच। क्यों इतना? क्योंकि दोनों ऊपर जा रहे हैं तो दोनों का गेन है, तो दोनों ने मिला के टोटल इतना गेन किया। तो लॉस कितना हो गया? लॉस हो गया अभी की काइनेटिक एनर्जी माइनस बाद की काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि बाद की तो जीरो है, तो अभी जो काइनेटिक एनर्जी है वो सारी लॉस हो गई है। तो अभी कितनी काइनेटिक एनर्जी है? हाफ स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि दोनों के पास स्पीड है तो दोनों की मिला के काइनेटिक एनर्जी इतनी। तो h की वैल्यू हो जाएगी m प्लस स्मॉल कैपिटल M स्मॉल m अपॉन वी स्क्वायर बाई 2g। अब v की वैल्यू यहाँ से अगर आप पुट कर देते हैं तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m बाई 2g, वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी m स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मिल जाएगा m स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन 2g कैपिटल M प्लस स्मॉल m, क्योंकि एक कैपिटल M प्लस स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, तो इतनी हाइट तक राइज करेगा। ठीक है, हो सकता है कि आपसे ये एंगल पूछ लेता थीटा, तो आपको अगर हाइट पता है, ठीक है, आपको स्ट्रिंग की लेंथ पता है, तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर स्ट्रिंग की लेंथ l होती है तो ये जो लेंथ आएगी ये l है, या 90 डिग्री है तो ये l cos थीटा हो जाएगी। पूरी लेंथ कितनी होती? ऊपर से लेके नीचे तक l होती, तो हाइट को हम लिख सकते थे l माइनस एल कॉस थीटा, और हाइट को अगर l माइनस एल कॉस थीटा लिखते तो यहाँ से कॉस थीटा जो एंगल होता वो भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपको हाइट पूछी या थीटा पूछा है, कॉन्सेप्ट सेम है, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, कई बार मोमेंटम कंजर्वेशन में एक्सप्लोजन इन्वॉल्व होता है, जैसे गन और बुलेट की प्रॉब्लम में भी अंदर एक एक्सप्लोजन होता है, जिससे बुलेट आगे जाती है, गन पीछे रिकॉइल करती है। उसी तरीके से कहीं पर भी जब एक्सप्लोजन होता है तो एक्सप्लोजन इंटरनल फोर्सेस के कारण होता है, कोई बाहर का फोर्स इन्वॉल्व नहीं होता है। और अगर इंटरनल फोर्सेस के कारण हो रहा है तो आप ऐसे केसेस में एनर्जी को कंजर्व करवा सकते हैं। अब जब कोई भी एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, कोई भी मान लो कोई पार्टिकल था या कोई बॉल थी या कोई बॉम्ब था, अगर वो एक्सप्लोड करता है तो कई सारे पार्टिकल में टूटता है। तो हर पार्टिकल टूटने के बाद काइनेटिक एनर्जी से ट्रैवल करता है। तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल के पास आई कहां से? वो एनर्जी एक्सप्लोजन की जो एनर्जी होती है, क्योंकि एक्सप्लोजन में आप कह सकते हो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। तो आपसे अगर ये पूछता है कि एक्सप्लोजन पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कहां से आई, तो आप कहोगे कि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी आई है क्योंकि एक्सप्लोजन हुआ है। और एक्सप्लोजन की कितनी एनर्जी है? एक्सप्लोजन की उतनी ही एनर्जी है जितनी पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है। तो कई बार आपसे एक्सप्लोजन एनर्जी पूछता है, तो एक्सप्लोजन एनर्जी उन सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी मिला के निकाली जा सकती है। ठीक है, अगर वो स्टार्टिंग में जो बॉम्ब था जो एक्सप्लोड हुआ है वो रेस्ट में था, अगर रेस्ट में नहीं था तो मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन अभी फिलहाल इस बात को समझते हैं कि एक्सप्लोजन वाले प्रॉब्लम्स को कैसे करना है। तो आप एक्सप्लोजन से ये बात तो समझ गए कि एक्सप्लोजन में कोई एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं होता है, तो हम मोमेंटम को हमेशा कंजर्व करा सकते हैं, लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछता है कि व्हाट इज एक्सप्लोजन एनर्जी, एक्सप्लोजन में हम ये लिखेंगे इट अकर्स ड्यू टू internal forces, so the linear momentum can be conserved। ठीक है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा आप ये भी याद रखेंगे कि अगर आपसे कभी एक्सप्लोजन एनर्जी पूछता है तो आपको ये समझना है कि एक्सप्लोजन एनर्जी जो है जितने भी पार्टिकल्स ने काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली है उसके बराबर होगा।
अब ऐसा हो सकता था कि बॉम्ब पहले से किसी स्पीड से जा रहा था, तो उसके पास पहले से कुछ काइनेटिक एनर्जी थी। एक्सप्लोजन हुआ तो ये कई सारे पार्टिकल्स में टूट गया, तो सारे पार्टिकल्स की मिलाकर फाइनल कुछ काइनेटिक एनर्जी आई होगी। तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आई है माइनस जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से बॉम्ब मूव कर रहा था, ये जो एनर्जी का गेन हुआ है यही एक्सप्लोजन एनर्जी के बराबर होगा। तो अगर आपसे ये पूछता है कि व्हाट इज एन एक्सप्लोजन एनर्जी, तो आप एक्सप्लोजन एनर्जी को लिखोगे गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एक्सप्लोजन। ठीक है, मैं बताऊंगा, अभी क्वेश्चंस करते हैं, इस बात को समझते हैं। एक प्रॉब्लम इसके ऊपर देखते हैं, पहले रेस्ट में मानते हैं। अ बॉल of mass capital M initially at rest explodes into two parts of masses in the ratio 1:2। ठीक है, दो पार्ट में एक्सप्लोड हुआ है और मासेस 1:2 है। If the smaller part travels with speed v, then find the speed of bigger part and also find the explosion एनर्जी। ठीक है, दोनों पार्ट इसमें। तो पहली बात तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि मोमेंटम कंजर्व होता है। तो क्वेश्चन में ये कहता है कि एक बॉल है जिसका मास m का है और ये स्टार्टिंग में रेस्ट में है। ठीक है, एक्सप्लोजन के बाद ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाती है, उसमें से इनके मासेस का रेशियो 1:2 है। तो 1:2 है तो इनके मासेस कितने होंगे? एक का मास होगा कैपिटल M बाई 3 और एक का मास होगा 2 कैपिटल M बाई 3। दोनों को जोड़ोगे तो कैपिटल M भी आ जाएगा और मासेस 1:2 के रेशियो में आ जाएंगे। इसमें से जो स्मॉलर पार्ट है इसकी वेलोसिटी आपको दी हुई है कि स्मॉलर पार्ट ट्रेवल्स विद स्पीड v। जो बिगर पार्ट है इसकी स्पीड नहीं पता, इसकी स्पीड को हम मान लेते हैं u। तो हमें इसकी स्पीड निकालनी है और एक्सप्लोजन एनर्जी निकालनी है। तो पहला तो है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो स्टार्टिंग में मोमेंटम 0 था क्योंकि सब रेस्ट में था। बाद में कैपिटल M बाई 3 की वेलोसिटी v है, राइट में है तो हमने पॉजिटिव हो जाएगी और अगर ये लेफ्ट में है तो ये हो जाएगी -2m बाई 3 इंटू यू। यहां से u की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी v बाई 2 के बराबर। इस तरीके से आपने बड़े वाले पार्टिकल की स्पीड निकाली। दूसरा पार्ट है एक्सप्लोजन एनर्जी। एक्सप्लोजन एनर्जी का मतलब होता है कि एक्सप्लोजन के बाद की काइनेटिक एनर्जी माइनस एक्सप्लोजन के पहले की काइनेटिक एनर्जी, उसी को हम कहेंगे गेन इन काइनेटिक एनर्जी। गेन का मतलब हुआ एक्सप्लोजन के बाद की काइनेटिक एनर्जी माइनस एक्सप्लोजन के पहले की काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हमसे एक्सप्लोजन एनर्जी पूछा गया है तो हम यहां पे लिखेंगे गेन इन काइनेटिक एनर्जी। गेन इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब होगा काइनेटिक एनर्जी आफ्टर एक्सप्लोजन माइनस काइनेटिक एनर्जी बिफोर एक्सप्लोजन। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी आफ्टर एक्सप्लोजन कितनी है? एक्सप्लोजन एनर्जी को मैं कैपिटल E से रिप्रेजेंट कर रहा हूं अगर, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी आफ्टर एक्सप्लोजन। आफ्टर एक्सप्लोजन ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ मास है m बाई 3, स्पीड है v का स्क्वायर, प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ मास है 2m बाई 3 और स्पीड है u का स्क्वायर।
ये एक्सप्लोजन के बाद की काइनेटिक एनर्जी हो गई, माइनस काइनेटिक एनर्जी बिफोर एक्सप्लोजन, तो वो जीरो थी क्योंकि एक्सप्लोजन के पहले उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी। ठीक है, तो अब हम यहां पे लिख सकते हैं हाफ m बाई 3 वी स्क्वायर प्लस हाफ 2m/3, u आप निकाल चुके हो, v/2 है तो ये v स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, और इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो ये 6 है, ये 4 3 12 to 24 हो जाएगा, और ये 4, अच्छा ये 2 तो कैंसिल हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है, तो ये हो जाएगा 3 mv स्क्वायर बाई 12, और 3 mv स्क्वायर बाई 12 मतलब mv स्क्वायर बाई 4। इतनी एनर्जी एक्सप्लोजन से मिली होगी, क्योंकि जो भी काइनेटिक एनर्जी में गेन आया है वो एक्सप्लोजन एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, वहीं अगर इस प्रॉब्लम में मान लो आपसे कहता कि ये जो इनिशियल ब्लॉक जो भी बॉल है वो पहले से किसी स्पीड से मूव कर रही होती, तो इसकी कोई स्पीड दी होती मान लो v नॉट की, तो मोमेंटम हम इसका लिखते कितना है, फिर इसका लिखते कितना है, और फिर वहां से अगर हमको इसका मोमेंटम लिख देते, इसकी स्पीड पता है तो इसका मोमेंटम हमको पता होता, इसका u हम निकाल लेते, फिर एक्सप्लोजन एनर्जी निकालनी होती तो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर एक्सप्लोजन माइनस काइनेटिक एनर्जी बिफोर एक्सप्लोजन से भी आप निकाल सकते हो कि कितनी एनर्जी एक्सप्लोजन से मिली होगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है कि जैसे ये 2 पार्टिकल में ब्रेक हो रहा था, हो सकता है कि 3 पार्टिकल में ब्रेक हो जाए। तो इस प्रॉब्लम में क्या है, particle initially at rest explodes into 3 equal parts। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स में मूव करता है। इफ the first 2 parts are moving in x and y direction with speed v each, then find the speed of थर्ड पार्ट की स्पीड पूछिए। और फिर यहां पे ये कहता है कि इफ चलो पहले इतना करते हैं, या चलो काइनेटिक एक्सप्लोजन में फाइंड द एक्सप्लोजन एनर्जी if the mass of each particle after explosion is m। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ है कि हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं इस बात को समझने के लिए कि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। यहां पर एक पहले से एक पार्टिकल रखा था जो कि रेस्ट में था। ठीक है, फिर ये 3 पार्ट में ब्रेक होता है, उसमें से एक पार्ट जो है इसका मास m का है, ये v की स्पीड से इधर जा रहा है x एक्सिस में, दूसरे पार्ट का मास भी m का है और ये v की स्पीड से इधर जा रहा है। ये 2 पार्ट के बारे में दिया है। पूछता है तीसरा पार्ट कितनी स्पीड से जाएगा, किस तरफ जाएगा, ये भी पूछ सकता है, और एक्सप्लोजन एनर्जी क्या, ये भी पूछ सकता है। क्योंकि थर्ड पार्ट के बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैंने मान लिया कि थर्ड पार्ट कहीं यहां पर है, कहीं भी हो सकता है, क्योंकि तीनों इक्वल पार्ट है तो मास m होगा। और मैंने ऐसा मान लिया कि इसकी डाउनवर्ड स्पीड जो है, आप अपवर्ड भी मान सकते हैं, मैंने डाउनवर्ड मान ली है vy की है, और जो लेफ्ट डायरेक्शन में x एक्सिस में स्पीड है वो vx की है। आपको अगर थर्ड पार्टिकल के बारे में कुछ नहीं पता तो आप उसका vx और vy मानेंगे। ऐसा इसलिए मानेंगे क्योंकि अगर हम vx निकाल लें, vy निकाल लें, तो हम उसकी नेट स्पीड निकाल सकते हैं क्या होगी। ठीक है, अंडर रूट ऑफ vx का स्क्वायर बाय vy का स्क्वायर, तो हमने vx और vy मान लिया। अब अगर हम मोमेंटम कंजर्व करवाएंगे तो इस क्वेश्चन में ये याद रखना
कि हम मोमेंटम कंजर्व करवाएंगे तो जरूर, लेकिन एक्स डायरेक्शन में अलग से कंजर्व करवाएंगे और वाई डायरेक्शन में अलग से कंजर्व करवाएंगे, क्योंकि यहां पे दो डायरेक्शंस इन्वॉल्व है। एक्स डायरेक्शन में क्योंकि तीनों इक्वल पार्ट में ब्रेक हुआ है, तो ओरिजिनली इसका मास 3m का था। क्योंकि वो रेस्ट में था तो स्टार्टिंग का मोमेंटम तो जीरो था, स्टार्टिंग में कोई मोमेंटम नहीं था। फिर एक्स डायरेक्शन में ये v की स्पीड से जा रहा है तो उसका मोमेंटम mv हो गया। ये एक्स डायरेक्शन में जा ही नहीं रहा है तो उसका एक्स डायरेक्शन मोमेंटम जीरो हो गया। और तीसरा वाला एक्स डायरेक्शन में नेगेटिव लेफ्ट डायरेक्शन में जाता हुआ हमने माना है तो उसका मोमेंटम -m इंटू वी एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने लेफ्ट में माना है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो वी एक्स है ये v के बराबर आ गया। ठीक, उसी तरीके से आप y डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करवाएंगे और y डायरेक्शन में अगेन ये स्टार्टिंग में रेस्ट में था तो उसका मोमेंटम जीरो हो गया। ये वाला y में जा ही नहीं रहा है तो उसका मोमेंटम y में जीरो है। ये y में v से जा रहा है तो उसका मोमेंटम mv है। और ये y में नीचे जा रहा है तो उसका मोमेंटम -m इंटू वी वाई है। तो यहां से वी वाई की वैल्यू भी v आ गई, दोनों मिल गई। अगर vx मिल गया, vy मिल गया और इसकी वेलोसिटी अगर हम v लिखते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि कैपिटल V की जो वैल्यू आएगी ये रूट ओवर vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, जो हो जाएगी अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, तो रूट 2v। ये थर्ड पार्टिकल की टोटल वेलोसिटी हो गई। किस डायरेक्शन में जा रहा है अगर ये थीटा भी निकालना चाहोगे तो tan थीटा भी निकल सकता है। कैसे निकलता था tan थीटा? vy बाई vx है, क्योंकि दोनों v और v हैं तो ये 1 हो जाएगा, मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, मतलब ठीक एकदम बीचों बीच ये तीसरा पार्टिकल यहां आ जाएगा 45 डिग्री। तो एक पार्टिकल इधर चला गया है, एक पार्टिकल इधर चला गया है और तीसरा पार्टिकल इधर जाएगा। तो ये हो गया स्पीड। अब एक्सप्लोजन एनर्जी पूछी गई है तो एक्सप्लोजन एनर्जी कैसे निकालेंगे? एक्सप्लोजन एनर्जी हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी का गेन कितना हुआ है। काइनेटिक एनर्जी के गेन में इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस की काइनेटिक एनर्जी, ये तीनों की फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई, माइनस इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो जीरो थी। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस इसकी कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस इसकी कितनी है? हाफ एम। कितनी स्पीड हमने इसकी निकाली है? v कितना निकाला है? v है रूट 2v, तो रूट 2v का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये एक्सप्लोजन एनर्जी आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ये 2 आ जाएगा, तो ये 2 3 4, तो ये आ जाएगा 2 एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बच्चा कर लो, हाफ हाफ है और यहां से कितना आता है? यहाँ पे एम वी स्क्वायर बचता है तो 2 बचता है, तो 2 3 4 बाई 2, तो ये टोटल एक्सप्लोजन एनर्जी के बराबर। कई बार आप अगर प्रॉब्लम्स देखेंगे, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम समझ लिया, करने का तरीका भी समझ लिया। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ एक्सप्लोजन एनर्जी पूछता है, और ऐसा भी होता है कि आपको ये कहता है कि मान लो कि एक्सप्लोजन के बाद जैसे हमें स्पीड v दी है इन दोनों की, अगर मैं ऐसा कहता कि एक्सप्लोजन के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी k है, इसकी काइनेटिक एनर्जी k है, तो एक्सप्लोजन एनर्जी कितनी है? अगर इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी मैंने सेम दी है तो बिल्कुल ये बात हम समझ सकते हैं कि दोनों की स्पीड भी सेम रही होगी, तभी काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो मतलब अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी k है, इसकी काइनेटिक एनर्जी k है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो काइनेटिक एनर्जी अगर हमको k दी होती, मैं उस केस की बात कर रहा हूं, ऐसी प्रॉब्लम्स आपको मिलेगी। तो अगर हमको काइनेटिक एनर्जी k दी होती तो मैं यहां पे उस बात को लिख देता हूं, काइनेटिक एनर्जी अगर k दी होती तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हो जाती, दूसरे वाले की काइनेटिक एनर्जी भी हाफ एम वी स्क्वायर हो जाती, और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती? इसको मैं k डैश लिख रहा हूं, हाफ एम इंटू रूट 2 v का स्क्वायर। तो क्या ये इसकी काइनेटिक एनर्जी 2k हो जाती? इसका मतलब अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी k होती, इसकी काइनेटिक एनर्जी k होती, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 2k होती। तो अगर हमको स्पीड निकालने को कहा है तो ठीक है, या ये तरीका बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपको सिर्फ ये कहता कि एक्सप्लोजन के बाद इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी k और k है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 2k हो जाएगी, जो हमने निकाला। और अब मैं पूछता कि एक्सप्लोजन एनर्जी कितनी है, तो एक्सप्लोजन एनर्जी का मतलब ही होता है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी k है,
इसी काइनेटिक एनर्जी के है, इसी काइनेटिक एनर्जी 2k है, तो एक्सप्लोजन एनर्जी का हम क्या लिखते हैं रिजल्ट 4k। ये फाइनल एक्सप्लोजन एनर्जी हम लिख सकते थे अगर हमको काइनेटिक एनर्जी दी होती तब। अगर स्पीड दी है तो हमने स्पीड की वजह से निकाल लिया किसकी स्पीड कितनी है और हमने एक्सप्लोजन एनर्जी निकाल ली। अगर काइनेटिक एनर्जी कहता कि इसकी काइनेटिक एनर्जी k है, इसकी काइनेटिक एनर्जी k है, तो हम निकाल के ये कह सकते थे इसकी काइनेटिक एनर्जी 2k है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिला के 4k हो जाती। इनिशियल तो 0 थी, तो एक्सप्लोजन एनर्जी को हम 4k के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने आज लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करी, जिसमें एनर्जी कंजर्वेशन भी कई जगह इन्वॉल्व था, एक्सप्लोजन एनर्जी भी आती है। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग स्प्रिंग मास सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। उसके आगे आने वाली क्लासेस में हम टाइप्स ऑफ कोलिजन पढ़ेंगे, इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। और आप ये समझ सकते हैं कि हर जगह लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज कहीं ना कहीं होगा अगर कहीं पर एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं है। तो ये एक इंट्रोडक्शन है कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर प्रॉब्लम्स कैसे बनती हैं, लेकिन इसके लिए एक स्पेशल केस भी हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम, उसके लिए हमें कैसे यूज करना है। और उसी में स्पेशल केस होता है जिसमें हम टाइप्स ऑफ कोलिजन पढ़ते हैं, इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, उसमें हमें कैसे एक्सप्लोजन एनर्जी का यूज करना है। ठीक है, आगे जाकर हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि ऐसा प्रॉब्लम आती है कि एक पार्टिकल को हमने फेंका, प्रोजेक्ट किया, तो पार्टिकल हवा में गया, बीच में एक्सप्लोड कर गया। एक्सप्लोड कर गया तो एक पार्टिकल इधर गिर गया, दूसरा पार्टिकल इधर गिर गया, तो जो एक पार्टिकल अगर नीचे गिर गया तो दूसरा पार्टिकल कहां गिरेगा ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उसमें कुछ खास नहीं है, उसमें भी अगर आप बेसिक आप इस बात को समझना है कि जो सेंटर ऑफ मास होता है उसका पाथ चेंज नहीं होता। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सप्लोजन होता है वो पार्ट मैंने भी डिस्कस नहीं किया, वो बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल जो एक्सप्लोजन का पार्ट हमने सीखा है कि एक पार्टिकल रेस्ट में था, एक्सप्लोड कर गया, 2 में किया, फिर 3 में किया, तो किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है।